मैं देखती थी उनको हरास भी इतना करता था, उनको पीटता था, इसके पास नहीं बैठना, इससे बातें नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। नहीं, ऐसा देखो, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं। और जो बात आपने सबसे पहले बोली कि पॉज़िटिविटी एक एक वो चीज़ थी कि जिस चीज़ में, जिस पैशन में मैं घुस गई हूँ, तो मुझे उसमें ही सक्सेस होना है। कि आपने ये जो डिसअपॉइंटमेंट को मैनिफेस्ट करके सक्सेस बनाया है। 1 साल आप सोच रहे थे आप डिज़र्विंग हो, बट भगवान ने थोड़ा-सा आपका पेशेंस टेस्ट किया। फिर नेक्स्ट ईयर आपने वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन प्रेजेंट। आज एक काफी स्पेशल डे है मेरे हैप्पीनेस से। आप देख सकते हो कि आज मेरे साथ जो गेस्ट है, आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस हर। फर्स्टली सरिता मोर जी नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। वो एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने अपने मेहनत, लगन और हौसले से फुल इंडिया को प्राउड किया है, डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट कंट्रीज पे, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में भी। आज हमारे साथ है अर्जुना अवार्डी विनर, two-time back-to-back Asian wrestling champion and a bronze medalist in the World Wrestling Championships as well. सरिता मोर जी, दिल से धन्यवाद for giving us your valuable time। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, और आपके साथ जुड़ के बड़ा अच्छा लग रहा है, और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। जी। बिल्कुल, आप एक चीज़ बताइए, आपका ये जो पॉज़िटिविटी है, इसका सीक्रेट क्या है? मैंने देखा है जो भी इंटरव्यूज़ पे आप जाते हो, आप काफ़ी एक पॉज़िटिव एनर्जी देते हो। आज भी बैक स्टेज से जब हम लोग आ रहे थे, 5 मिनट बात कर रहे थे, उसमें मैंने महसूस किया काफ़ी पॉज़िटिविटी। तो ये पॉज़िटिव एनर्जी के पीछे सीक्रेट क्या है? देखो, वही है, सबसे पहले तो बंदा अपने खुद से ही एक पॉजिटिव एनर्जी लेता है। वो कैसे भी माहौल में रह रहा है, उसका माहौल हुँ, काफ़ी डिपेंड करता है कि वो किस माहौल में रह रहा है। दूसरा कि वो खुद अपने आप से कितनी पॉजिटिव एनर्जी ले सकता है। तो बिल्कुल। यही है कि मैं अपने आप से पॉजिटिव एनर्जी लेती रहती हूँ, और आसपास जी, का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहता है मेरा। और आसपास का अभी राइट। मैं स्पोर्ट्स में ही काम कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा है, और वहाँ से भी मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो उनकी पॉजिटिविटी को देखकर, कि उनके पास इतना काम भी होता है और फिर भी इतने पॉजिटिव रहते हैं, तो उनको देख देख करके मैं भी फिर पॉजिटिव ही रहती हूँ। जी, बिल्कुल। एंड आपके सारे फैन्स जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं जब भी आप कुश्ती लड़ने जाते हो, सो आई एम श्योर वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। बट सरिता जी, लेट्स डायल डाउन अ फ्यू इयर्स बैक। आप सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हो, हरियाणा में, वहाँ पे आप एक बीकन ऑफ इंस्पिरेशन हो। काफ़ी लोग आपको मानते हैं, काफ़ी लोग आपको एक इंस्पिरेशन फिगर के रूप में देखते हैं। तो अपने बचपन के बारे में थोड़ा-सा बताइए सरिता जी। आप, आई नो कि आप कबड्डी से स्टार्ट किए थे, फिर रेसलिंग में गए। तो ये सडन शिफ्ट कैसे हो गया आपके अर्ली डेज़ में? जी। मेरा गाँव बड़ौदा है, और जो घोना के पास गाँव है मेरा, और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हुँ, में पड़ता है। तो स्टार्टिंग में मुझे हॉस्टल में डाल दिया था मम्मी-पापा ने, जब मैं 9-10 इयर्स की थी। तो वहाँ पे कुछ मेरे फैमिली की सिचुएशन ऐसी थी कि जिस कारण से मुझे हॉस्टल में डालना, उनको एक मजबूरी थी उनकी कि भई चलो, हॉस्टल में डालना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि फैमिली इश्यू काफ़ी चले हुए थे। तो मैं जब जैसे स्कूल लेवल पे जब गेम होते हैं, अंडर 9, अंडर 7 7, जो 7 से 10 साल के बच्चों के जो गेम होते हैं, 5th क्लास तक के बच्चों के, तो जब मैं स्कूल टाइम पे थी, तो मैं उस टाइम पे कबड्डी करती थी। तो जब मैं जी, कबड्डी करती थी, तो वैसे वैसे वो मेरा एक कबड्डी की तरफ एक रुझान था कि चलो ठीक है, बड़े मजे आएंगे, हॉस्टल में डाल दिया। तो उस टाइम पे कुछ वही है, 10 साल का बच्चा कितना सोच सकता है और कितना उसको पता होता है। तो फिर मुझे जी, हॉस्टल में डाल दिया, तो हॉस्टल में जो जिस हॉस्टल में मैं रहती थी, उसमें पूरा स्पोर्ट्स का ही माहौल था। पूरा कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, रेसलिंग, जो गेम, जो मेन पॉपुलर गेम थे, बास्केटबॉल, तो वो सारे गेम थे वहाँ पे। तो ज़्यादा फ़ोकस हरियाणा में कुश्ती और कबड्डी पे ही रहता है। तो वहाँ पे जी, कबड्डी का काफ़ी अच्छा था रेसलिंग से। तो फिर मैं कबड्डी तो खेलती ही थी, तो फिर मैंने भी कबड्डी स्टार्ट कर दी। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं कुछ स्टेट भी खेली हूँ, डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी खेली, वहाँ पे भी हमने फर्स्ट पोजीशन ली। तो फिर जैसे-जैसे मैंने देखा, जो कबड्डी का कोच था वो काफ़ी पिटाई करता था। तो जी, तो बीच में एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि मैं देखती थी उनको हरास भी इतना करता था, उनको पीटता था, इसके पास नहीं बैठना, इससे बातें नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना।
और मैं उस टाइप की बच्ची नहीं थी कि भई इससे बातें नहीं करना, मैं ऐसी थी कि हाँ, सबके साथ अच्छे से मुझे घुल-मिल के रहना है, सभी से मुझे बात करनी है, जहाँ मेरा मन है वहाँ मुझे बैठना है। तो उनका थोड़ा-सा ऐसा रहता था कि क्योंकि उसका भी एक रीज़न था कि जो कबड्डी जो गेम है वो एक टीम गेम है और रेसलिंग जो गेम है वो एक इंडिविजुअल गेम है। तो जब जी, इंडिविजुअल गेम होता है उसमें एक बंदा फ्री होता है और जो टीम गेम होता है उसमें बंदों को बांध के रखना पड़ता है कि ताकि जी, इनका आपस में तालमेल बना रहे। तो फिर जी, मैंने वहीं से एक मोड़ आया कि भाई ये तो बहुत पिटाई करते हैं, उन्होंने एक दिन बहुत पिटाई की मेरी भी। तो मैं कहा मुझे नहीं करनी अब कबड्डी, मैं नहीं जाऊंगी कबड्डी खेलने। तो फिर मैं कुश्ती में जाने लग गई क्योंकि दोनों एक ही सेंटर के अंदर ही तो दोनों हुँ, थे ही। तो फिर मैंने वहीं से मैंने कुश्ती स्टार्ट की। तो बस जी, मेरा कुश्ती की तरफ जो मेरे साथ हॉस्टल में आई थी एक अपने आप से भी कुछ जिद्दोजहद थी कि भाई ये मेरे से बाद में आई है, इन्होंने स्टेट खेल लिया तो अब मैं भी जल्दी से स्टेट खेलूंगी, नेशनल खेलूंगी। तो एक अपने आप से भी थी मुझे लगन कि हाँ अब इन्होंने खेला, इनसे जल्दी जल्दी मैं खेलूंगी। तो वैसे ही भगवान ने भी मेरा बहुत साथ दिया और मैंने भी बहुत मेहनत की। तो 2 साल के अंदर मैं सब जूनियर नेशनल में फर्स्ट भी आई। तो वहाँ जी, से मुझे एक मोटिवेशन मिलना शुरू हो गया कि चलो इतने दिनों में अगर मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, इसका मतलब तो मैं अच्छा कर रही हूँ। तो मैं वही ये पीछे उस टाइम पे ओलंपिक का तो ये भी नहीं पता होता था कि ओलंपिक चीज़ क्या है। बस ये था जी, करना है, हमें मेहनत करनी है और उससे उसके जी, सिवाय कुछ नहीं पता होता था। तो बस वैसे-वैसे मेहनत करते गए और भगवान ने भी बहुत साथ दिया। भगवान का मैं हर दिन बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान ने मुझे जी, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी एक गेम से हुँ, और बहुत दिया भगवान ने। तो वहीं से बस स्टार्टअप हो गया, फिर पीछे मुड़ के नहीं जी। देखा। सरिता जी, एक और सवाल मेरा था कि आपने फैमिली का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल आपने हाइलाइट किया है कि हर टाइम फैमिली आपके पीछे रहे थे, कोई भी सिचुएशन में फैमिली आपको बैक किए थे। तो आज जब आप एक कुश्ती लड़ते हो, आप जीतते हो, तो आपका फैमिली का प्रतिक्रिया कैसे रहता है? रिएक्शन कैसे रहता है? मतलब वो बहुत खुश हो जाते हैं, पहला फ़ोन कॉल जब आपके साथ होता है, तो इमोशंस कैसे होते हैं? मेरे फ़ादर के तो देखो जब से मैं रेसलिंग कर रही हूँ तो मेरे फ़ादर हमेशा मेरे साथ ही जाते हैं और जब भी मैं उनको नहीं पूछती कि भई चलो राहुल चले जाएँगे, तो हमेशा वो मेरे से नाराज़ हो जाते हैं कि मेरे को सरिता ने नहीं पूछा, मैं नहीं जाऊँगा। मतलब एटीट्यूड दिखाते हैं मुझे जी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे एटीट्यूड में दिखाते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। घर में 1-2 दिन तो पूरा शोर करते हैं मम्मी को कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरे से तो लड़की ने पूछी ही नहीं, राहुल को लेके जा रही है। मतलब अभी भी उनको ये नहीं है कि भई हमने बेटी की शादी कर दी है, लड़की अपने घर की। उनको मतलब एक एक होता है ना कि अपना हक जताते हैं हमेशा कि भई जी, हाँ, जैसे मैं कहूँ ऐसे ही खेले वो और मुझे समझाएँगे ऐसे जब भी मेरी कुश्ती होगी। कभी भी आप देखना अगर मेरी बाउट में इंडिया में भी अगर नेशनल में या कहीं भी मेरी बाउट हुई तो हमेशा मेरे साथ मेरे कॉर्नर पे रहेंगे, मुझे हवा करेंगे। चाहे उनको कुछ भी बताना हो तो मतलब वो इतने एक्साइटेड रहते हैं और जीत जाती तो बोलते कोई बहुत अच्छा करा और हार जाती तो बोलते कोई बात नहीं। जी, तो हार जाती तो बिल्कुल। हमेशा ये बोलते कोई बात नहीं और राहुल को भी बोलते तू भी कुछ मत बोलियो सरिता को। मतलब उनको 2 ही जी, चीज़ें आती हैं और बस उनका एक उनकी पॉज़िटिविटी मेरे साथ हमेशा बनी रहती है कि भई हार जाती हूँ तो कोई बात नहीं और जीत जाती तो बहुत अच्छा किया। तो उनको 2 ही चीज़ें पता होती हैं और मम्मी तो बोलती बेटी कहाँ गलती हो गई थी? क्या बात हो गई थी? मतलब ये 2-4 सवाल करते हैं वो मेरे से और मैं बोल देती हूँ तो कुछ नहीं ठीक है ऐसे हुआ। तो बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं आगे ध्यान रखियो। मतलब एक मैं सोचती हूँ सम टाइम तो कि देखो हमेशा बेचारे सपोर्ट करते हैं। उनको कुछ नहीं पता कि भई वो क्यों हारी है, क्या रीज़न है, जीती है तो क्या बात है। बस 2 ही चीज़ें आती हैं उनको। तो बड़ा अच्छा लगता है वो चीज़ भी। जी। बिल्कुल एंड आप पिटाई छोड़ के धुलाई की तरफ गए और अब जी। आप एकदम ओपोनेंट्स को धुलाई करते हो। बट एक ही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जो अभी बोला वहाँ से मैं लूँगा सरिता जी, वो है कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिला था हरियाणा में बैक इन द डे। तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए कि स्पोर्ट्स कल्चर हरियाणा में छोटे-छोटे गाँव में, छोटे-छोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे आपको कैसा सपोर्ट मिला? आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते थे आपके कुश्ती के जर्नी में? देखो मेरे पेरेंट्स अगर मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूँ, मेरे मम्मी-पापा दोनों अनपढ़ हैं एक तरीके से जो अगर मैं हरियाणवी भाषा में इन शब्दों का यूज़ करूँ, तो दोनों मेरे मम्मी-पापा दोनों की स्टडी बिल्कुल भी नहीं है और उनकी स्टडी ना होते हुए उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने मुझे कहीं भी नहीं रोका। एक लड़की जी, होने के नाते
कि भई गाँव में अगर मैं बात करूँ अपने परिवार में, आस-पास के माहौल की, कि काफ़ी बातें भी हुई हैं कि भई लड़की को गेम क्यों करवा रहे हो? इससे अच्छा, क्योंकि मेरे से छोटे 2 भाई हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ परिवार में। तो मदर और हुँ। फादर ने मेरा इतना सपोर्ट किया कि वो मेरी हर चीज़ में वो खड़े रहे, डट के उन्होंने हर चीज़ का मेरा सामना किया, परिवार का भी सामना किया, आस-पास का भी सामना किया और मुझे इतना सपोर्ट किया कि उनकी बदौलत मैं हूँ। बिल्कुल आपने श्रेष्ठ दिया अपने पेरेंट्स को एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जर्नी उन्होंने आई एम श्योर प्ले किया है अपने लाइफ में अभी। बट सरिता जी एक चीज़ मुझे बोलिए कि हम ऑलवेज़ आपको देखते हैं कि आप मेडल जीतते हो, ऑलवेज़ आपको वो स्टेज पे देखते हैं जहाँ पे आप खुश हो। बट बिहाइंड द सीन्स जो स्टोरी होती है, जो देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन जो जाता है आपके स्ट्रगल के पीछे। बचपन में जब आप डिवीज़न खेलने के पहले कभी ऐसा लगा था कि मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब कुछ ऐसा रोड ब्लॉक आया था जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँ? मैं कुछ ट्रेडिशनल काम करूँ, मैं कुश्ती छोड़ देता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स है। ऐसा कुछ जंक्शन आया था आपकी लाइफ में? नहीं, ऐसा देखो ऐसा मैंने सोचा भी नहीं, और जो बात आपने सबसे पहले बोले कि पॉज़िटिविटी एक एक वो चीज़ थी कि जिस चीज़ में, जिस पैशन में मैं घुस गई हूँ, तो मुझे उसमें ही सक्सेस होना है। वो चीज़ थी कि भई जिस चीज़ में भी घुस जाना है तो उसको पार ही करना है। तो मतलब कहीं मन में ये शंका नहीं थी कि भई अगर इसको छोड़ दूँ, स्टडी की तरफ चली जाऊँ, या फिर दूसरा कोई और मेरे दिमाग में कोई और था, वो चीज़ नहीं थी। बस यही था कि ये करना था। तो बीच में ये नहीं था, ये था कि देखो बीच में काफ़ी हर्डल्स तो आए ही हैं कि 2010 में मैंने गेम स्टार्ट किया। गेम स्टार्ट करते ही मुझे इंजरी हो गई, जबकि सिर्फ़ मैं एक ही नेशनल चैंपियनशिप खेली थी, सब जूनियर, अंडर 15। तो बीच में हर्डल्स आए, लेकिन उन हर्डल्स को तोड़ करके बस यही था कि मुझे, चलो अभी मुझे इंजरी हुई है, मुझे सर्जरी करवाई, मैंने सर्जरी करवाई उसकी। बीच में 1 साल का मेरा इतना गैप हो गया कि जिनको मैं हराती थी, उनसे मैं हारने लग गई। तो बीच में एक डिस्टर्बेंस तो आई थी, लेकिन वहाँ पे मेरा दिमाग, मैंने पूरा स्टेबल कर रखा था कि मुझे करना ही करना है। हर हालत में मुझे इनको पार करना है। तो वो हर्डल्स फिर मैं 1 साल के बाद मैं फिर जूनियर नेशनल में फर्स्ट आई, उन सभी हुँ, को पीछे छोड़ के। तो वो बीच में एक राइट। माइंडसेट था मेरा। जी। जी। एब्सोल्युटली ये माइंडसेट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पोर्ट में और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है कि एक नेवर से एटीट्यूड हम बोलते हैं, नेवर से डाई एटीट्यूड हम बोलते हैं स्पोर्ट में कि कभी ये वाला एटीट्यूड अगर रहेगा तो इंसान सक्सेसफुल होगा। अगर ये एक एटीट्यूड एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हो कि कभी गिव अप नहीं करेंगे, तो आई एम श्योर वो आगे जाएँगे। इसी रिलेटेड एक और सवाल है मेरा सरिता जी जी। आप डिफरेंट एज कैटेगरीज डिफरेंट वेट कैटेगरीज में आप खेलते हो 57 में खेलते हो 59 में खेलते हो 62 में खेलते हो तो फिजिकली आपका बॉडी कितना ट्रांसफॉर्मेशन करता है इस दौरान मतलब आई एम श्योर एक टाइम पे आपको वेट लूज करना होता है एक टाइम के बहुत कम टाइम फ्रेम में हमने देखा था ओलंपिक में विनेश फोगट 0.1 ग्राम के लिए शी डिडंट गेट द मेडल शी वाजंट यस, यस। एलिजिबल तो ये चीज़ आपको फिज़िकली और मेंटली कितना ट्रांसफ़ॉर्म करता है और आपको कितना ज़्यादा एज़ अ ह्यूमन बीइंग शेप करता है? देखो बिल्कुल करता है, और उसके लिए हम कोई भी कॉम्पिटिशन अगर खेलते हैं तो उसके लिए एक पहले से ही माइंड प्रिपेयर करके चलते हैं कि अभी मुझे ये चैंपियनशिप मुझे इस वेट कैटेगरी में खेलनी है, तो मेरे पास कितना टाइम है। जो ड्यूरेशन टाइम है, उस टाइम में मुझे वेट भी मेंटेन करना है, फिजिकली भी और मेंटली दोनों तरफ से। तो उसको हम पूरा लेकर के चलते हैं कि भाई 1 महीना बचा है और मेरा वेट अभी 8 किलो 7 किलो ज़्यादा है, तो मुझे हर वीक कितना वेट कट करके और कहाँ पे मुझे वेट को स्टेबल रखना है। जी, बिल्कुल। डाइट के बारे में थोड़ा-सा बताइए सरिता जी। आई एम श्योर हाँ काफ़ी जी। जने जो रेसलिंग में अभी आना चाहते हैं या फिर ये वीडियो देखने के बाद उनको मोटिवेशन मिलेगा, तो आपका यूजुअल डाइट क्या रहता है? मतलब सपोज़ कल फ्राइडे है और आप ट्रेनिंग में जाओगे कभी और फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट आपका डाइट कैसे लगता है? जी, जी, जी। देखो डाइट के लिए हमें काफ़ी कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि एक-एक चीज़ जब हम ऑन पीरियड होते हैं कि भई हाँ, अभी ये मेरा कॉम्पिटिशन है और इसके लिए मुझे जाना है, मेरी स्टेट भी है, नेशनल चैंपियनशिप भी, तो उसके लिए इतना कॉन्शियस रहना पड़ता है कि मुझे फ़ास्ट फूड तो देखो बात दूर ही हो जाती है कि फ़ास्ट फूड तो हम खाते ही नहीं, लेकिन डाइट के लिए भी इतना कॉन्शियस हो जाता है कि वेट भी कम करना है, एनर्जी भी बॉडी के अंदर रखनी है, प्लस ट्रेनिंग भी हमें करनी है, प्लस पूरा दिन हमें एक्टिव भी रहना है।
अपने माइंड को भी सेट रखना है, बॉडी भी ठीक रखनी है, इंजरी से भी बचना है। तो वो सारी चीज़ों के लिए हमें देखना होता है कि भई आज मैंने कितना प्रोटीन लेना है, कितनी प्रोटीन डाइट लेनी है, मुझे कार्ब्स कम करने हैं या मुझे नमक कम करना है। तो वो सारा हम पूरा बना के चलते हैं कि अब मुझे इतना वेट कम करना है, तो आज मुझे मीठा कम खाना है या खाना ही नहीं है मीठा। रोटी नहीं खानी है, वो चीज़ मुझे किस चीज़ से लेनी है, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और वो हम राइट, करके चलते हैं। और कितनी जैसे मॉर्निंग में राइट। अगर हम बट दलिया भी एक खा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं बोल रहा हूँ कि एक विन के बाद थोड़ा क्रेविंग आपको होता है कि आप थोड़ा शुगरी चीज़ें खाओ, डाइट से थोड़ा हट के खाओ कि सिर्फ़ आप प्रोटीन पे स्टिक करते हो? आफ्टर विनिंग आफ्टर विनिंग जी, आपने कुश्ती आफ्टर जीत लिया विनिंग तो सपोज़ आप वो एक 2020 या जी, जी। आफ्टर विनिंग तो वो खुशी इतनी होती है कि लोगों की ब्लेसिंग इतनी मिलती है, प्यार इतना मिलता है, तो उस टाइम पे तो हम भूल ही जाते हैं विनिंग के बाद तो कि मीठा खाए या चरचरा खाए। उस टाइम पे तो ये होता है जो जी, मिल रहा है वो खा ले, बस लोगों से बात करते रहें, जिन-जिन के मैसेजेस आते हैं बात करते रहें। इतना उस टाइम पे सिर्फ़ क्रेविंग उस टाइम पे होती है जब हम वेट कम कर रहे होते हैं। वेट जब हम दे जी, देते हैं, मतलब जब हमारा वेट हो जाता है वेइंग मशीन के पे और हमारी टाइज़ आ जाती हैं, तो हमारी सारी क्रेविंग खत्म हो जाती है, क्योंकि सिर्फ फोकस फिर हमारा मेडल पे हो जाता है कि सिर्फ अब मेडल जीतना है, बिल्कुल, फिर सारी क्रेविंग खत्म। बॉडी की ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी से हमारी रिकवरी हो जाती है फिर। जब तक बिल्कुल। वेट नहीं आई होता थिंक तब ये तक तो जी, तो ये मन करता है पानी पी लूं, पानी ऐसे रखा रहता है, देखते रहते हैं पानी को लेकिन पी नहीं सकते। लेकिन जैसे ही वेट खत्म होता है हमारा, तो सारी क्रेविंग खत्म हो जाती है। फिर बस ये फ़ोकस रहता है जितना हम बॉडी में वाटर इनटेक कर सकें, ताकि बॉडी अच्छे से स्मूथ रह सके और अच्छे राइट। मूव्स हो सकें। तो वो हम उस पे हम फ़ोकस करते हैं फिर, कि कार्ब्स एब्सोल्युटली ले आई लें। थिंक ये राइट ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बोली है और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि यही मोटिवेशन और डिसिप्लिन में डिफरेंस है। आप 1-2 दिन मोटिवेटेड मतलब लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, मोटिवेटेड हो जाएँगे, 2 दिन जिम जाएँगे, बट जी, तीसरा दिन नहीं जाएँगे। यही जी, डिफरेंस है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में। अगर जी। लगातार आप एक रेजिम को फॉलो कर रहे हो, लगातार आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, फिर वो इवेंचुअली वो एक हैबिट बन जाता है। जैसे आपने अभी हैबिट्स बन बोला कि जाती है, यस। जब हो जाता है वेट आपने अचीव कर लिया है, यू पुट इन द हार्ड वर्क, आपने कितना ज़्यादा मेहनत किया है, उसके बाद सिर्फ वाटर क्रेविंग आता है, उसके बाद फिर फ्राइड फूड और जंक फूड का कोई क्रेविंग नहीं आता होगा। नहीं, ये नहीं आता। उस टाइम पे तो आता ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी में से इतनी काफ़ी चीज़ें कम हो रही होती हैं, तो उस टाइम पे क्रेविंग नहीं आती। और अगर हम खा जी, लेते हैं, मतलब देखो मैंने तो कभी नहीं किया ऐसा, आज तक मेरे 15 साल के करियर में मैंने ऐसे नहीं कि भई मेरी किसी चीज़ के लिए क्रेविंग है और मैं खा जाऊँ वो। क्योंकि मुझे ये भी हुँ, पता होता है कि मुझे अगर मैंने खा लिया, तो जैसे ही मेरा पेट खराब होगा, तो ना तो मैं कुश्ती खेल पाऊँगी, ना ही बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो हम वो चीज़ें लेते हैं कि जैसे कार्ब्स ले लिया, बनाना खा लिया, या मीठी चीज़ें ले हुँ। ली, चॉकलेट खा ली, या साथ में कोई मिठाई है अच्छी जो हम लेके जाते हैं। तो वो चीज़ें हम खाते हैं ताकि बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। सरिता जी एक छोटा-सा गेम खेलते हैं। इमेजिन करो आप एक दिन सुबह उठे और भगवान ने आपके पास आके बोला कि आप जो भी आज खाओगे, वो ब्रोकोली जैसे जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। तो एक दिन चीट डे जो कोई कैलोरीज़ काउंट नहीं होगा। तो मेरे को सुबह से लेके रात में आप सुबह उठ के क्या खाओगे, रात में सोने के पहले क्या खाओगे, फुल मेरे को बताइए आपका फेवरेट आइटम्स स्टार्टिंग विद ब्रेकफास्ट। जी, ओके, तो मुझे साउथ इंडियन खाना काफ़ी पसंद है, जैसे डोसा, जी, इडली, पोहा, तो जी। मैं वो खाऊँगी। और मैं ओके, सिर्फ़ 2 ही मील खाती हूँ, ब्रेकफ़ास्ट और डिनर। और डिनर राइट। में मैं खाना पसंद करूँगी, बात करें तो बारिश है तो पकोड़े। तो चाय जी, पकौड़े बेस्ट चाय कॉम्बिनेशन। पकोड़े बेस्ट है। बट मेरे हाँ को जी। सरिता जी मतलब चीट डे के दिन कोई मील काउंट नहीं करेगा। मतलब आप 10 मील भी खाओगे तो भी सेम कैलोरीज़ जाएगा जो आप ब्रोकोली खा रहे हो। तो मेरे को यस। बताइए कि अगर आप रेसलर नहीं होते तो एक चीट डे में क्या-क्या खाते आप सुबह से? ओके मैं स्टार्टिंग वही आप बता बोले रही थे हूँ साउथ इंडियन। जी, तो मैं वही बता रही हूँ कि मैं इतना सोच ही नहीं पा रही। एक होता है ना कि मतलब क्विक कोई कि भाई हाँ मैं ये भी खाऊंगी, ये भी खाऊंगी, ये भी खाऊंगी। उसका रीजन ये है कि क्योंकि मेरी बॉडी उस तरीके से, मेरी बॉडी ने उस चीज को अडेप्ट कर लिया है कि सिर्फ मैं 2 ही मील खाती हूँ, तो 2 मील में मैं इतना ही खा पाऊंगी कि बॉडी को ऐसा नहीं कि उसको खा खा के। तो वो स्टार्टिंग से एक हैबिट बनी हुई है कि सिर्फ इतना ही खाना है। तो अगर मैं चीट में जाऊं तो मैं फिर यही खाऊंगी।
और एक मुझे, हाँ, बस यही एक थोड़ी-सी है कि बारिश है राइट। तो चाय पकौड़ा हो जाए, और बाहर मुझे पसंद है कि भई कॉफ़ी-वॉफ़ी पीना, तो बाहर बैठ के हम कॉफ़ी पिए तो वही एक चीट में आ जाती है। जी। जी, आई थिंक मतलब 80% ऑफ इंडिया को आपके माइंडसेट रीच करने के लिए 10 जन्म लगेंगे, बिकॉज़ मेरे को जंक फूड अगर कोई बोले तो दिमाग में मतलब चाउमीन, नूडल्स, मोमोज़ सब कुछ आ जाता है। मेरे 1 दिमाग में सेकंड भी यही आई सोचने थी, का भी नहीं होता है। चाउमीन और ये सब। वो तो मुझे हाँ, याद ही नहीं मैंने कब खाई थी चाउमीन। इनकी तरफ तो मैं देखती भी नहीं, मतलब ऐसा एक होता है ना कि अंदर से कभी मन किया ही नहीं कि मैं चाउमीन खा जी, लूं और ये सब जी, चीजें खा लूं। तो वो जी, स्टार्टिंग से ही लगा लो कि हर किसी का एक खाने का एक तरीका होता है, तो वो स्टार्टिंग से ही शायद मेरा है नहीं। तो इसलिए मेरा मन नहीं जी, करता चाउमीन, बाहर की पाव जी, भाजी या फिर ऐसी चीजें खाने का। जी, जी। बट कितना साल हो गए सरिता जी जो आप स्ट्रीट फूड में जाके ऑयली फूड खाए हो? मतलब ऑयली पकोड़े, ऑयली चाउमीन ये सब कितना साल हो गए आपने एकदम छोड़ दिया है? देखो, चाउमीन तो मुझे खुद को ध्यान नहीं कि मैंने कब खाई थी चाउमीन। हुँ। लेकिन अभी एक मैं मदरहुड उसमें हूँ, तो कभी-कभार मेरा छोले-भटूरे खाने का मन होता है। अभी मैंने 3-4 बार खाए जी, हैं 7 महीने के अंदर-अंदर। जी, और जी, हाँ, जंक फूड में मैं बात करूँ तो मैंने यही खाया है, और जी, छोले-भटूरे ही खाए हैं। वैसे तो अगर जाते हैं तो भी ये सोचती हूँ कि जो मेरे लिए, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा वही खाऊँ मैं। जैसे पनीर टिक्का हो जी, गया, तो बाहर जाती हूँ तो यही, वैसे बाहर का खाती ही नहीं हूँ अभी तो घर का ही खाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि घर का जी। ही खाऊँ, क्योंकि ये जी। फेस ऐसा है कि इसमें एसिडिटी और थोड़ा-सा बॉडी हुँ, में चेंजेज़ होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो यही कोशिश करती हूँ कि घर का राइट। ही खाऊँ जितना मैं खाऊँ। जी, जी। परफेक्ट। ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हो चुका हूँ। मैं प्रोड्यूसर सर को बोलूँगा कि इसके बाद थोड़ा भेजने। बट मैडम बोलिए 2020 में थोड़ा-सा हम जाते, जब जी। आप गोल्ड मेडल जीते थे न्यू दिल्ली में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। सो एक होम क्राउड के सामने, अपने फैमिली के सामने गोल्ड मेडल जीतना, पूरे एशिया में सबसे बेस्ट रेसलर्स को हराना, वो फीलिंग थोड़ा-सा डिस्क्राइब कीजिए? जी। जी, बिल्कुल मेरा सपना भी था, क्योंकि 2017 में मैं एशिया चैम्पियनशिप हुई थी दिल्ली में ही। तो वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया था, तो वहाँ पे एक हस्बैंड को, मेरे को बहुत दुःख हुआ था कि भई यहाँ पे सरिता फर्स्ट आती, फर्स्ट इंडियन वूमेन बनती। तो वहीं से एक एक अंदर से ये होता ना कि कोई नहीं, मैं बनूँगी ज़रूर। हुँ, तो वहीं से एक वो चीज़ भी थी, और हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था मेरे को। और दूसरी बात, वो मुझे यही समझाते थे हर बार कि देखो, दिल्ली की दिल्ली में हमारी घर में ही एशिया चैंपियनशिप हो रही है, और उसी जगह पे एशिया चैंपियनशिप हो रही है जहाँ पे तू सेकंड आई थी, और यहाँ पे तू फर्स्ट भी आ हुँ। सकती है। तो बड़ा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और मेरी जापानीज रेसलर के साथ, जिसके साथ भी मैंने सभी को हराया। और एक बार तो खुद को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं फर्स्ट आ गई। तो बड़ा बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। और जी। वही है ना, देखो, हार-जीत को जब हम दोनों चीज़ों को, मैं एक चीज़ मानती हूँ, जब हम हार भी जाते हैं या फिर हम जीत जाते हैं, तो दोनों चीज़ों को कभी सिरे नहीं चढ़ाना चाहिए। दोनों चीज़ अगर हम हुँ, पैरेलल लेके चलेंगे तो हमेशा हम लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हार जाते तो ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो हार गए, हम नेक्स्ट टाइम अपनी कमियों पे काम करेंगे। अगर जीत जाते हैं तो फिर हमें वही कि भई चलो, कमियाँ तो रही होंगी, जीत हम ज़रूर गए, लेकिन और अच्छे से हम कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों बिल्कुल। के एक पैरेलल अगर हम लेके चलेंगे, तो मेरे ख्याल से लाइफ में सक्सेस बहुत ईज़ी मिल जाएगी, और हम चलते रहेंगे। बिल्कुल, आई थिंक जो लोग भी ये पर्टिकुलर एपिसोड देख रहे हैं, अभी ये वाला पार्ट आप एकदम से पॉज़ कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोला है, टू नेवर फ्लाई हाई विथ इमोशंस। मतलब मैंने बहुत ऐसे रेसलर्स को देखा है, बहुत ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखा है कि मतलब इनिशियली काफ़ी सक्सेस मिल जाता है, फिर फेड अवे कर जाते हैं, फिज़ल आउट कर जाते हैं, बिकॉज़ जी, ज़्यादा जी। वो खुश हो जाते हैं। या फिर कोई लॉस होता है, तो उससे कमबैक करने का काफ़ी एक टफ प्रोसीडिंग्स हो जाते हैं। बट सरिता मैम, आपने राहुल सर के बारे में अभी बोला कि उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले किया है आपके ज़िंदगी में, नॉट ओनली रेसलिंग लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी। तो उनके रोल के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि एज़ अ कोच, आई हर्ड कि वो आपके पर्सनल कोच भी हैं, समटाइम्स कोचिंग हुँ। भी देते हैं। तो मतलब थोड़ा-सा उनके रोल के बारे में बताइए कि स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम जब आप मदरहुड पे हो, 6 मंथ्स यू आर प्रेग्नेंट, अ वेरी टफ फेज़ फिज़िकली एंड मेंटली। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ राहुल सर?
जी। देखो हमारी शादी को अभी 8 साल 9th ईयर रनिंग है अभी हमारी शादी को। तो अभी बीच में जी। थोड़ा-सा ऐसा टाइम आया क्योंकि हस्बैंड ने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उन्हीं की मोटिवेशन की ब वज़ह से उन्हीं की बदौलत हूँ कि जो मैं अभी भी मेरा ये है कि मैं आफ्टर मदरहुड भी मैं गेम करूँ। मैं चाहती हूँ और मेन मेरे हस्बैंड का ये है कि भई बिफोर मदर और आफ्टर मदर। तो वो एक जी। चीज़ भी एक हमारे अंदर है कि भई हम वो भी करेंगे और भगवान ने चाहा तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो वही है कि भई हस्बैंड ने मुझे 8 साल से इतना सपोर्ट किया क्योंकि फैमिली की तरफ से भी सम टाइम प्रेशर होता था कि अभी इतने टाइम शादी को हो गए हैं और अब बेबी भी कर लो। तो काफ़ी चीज़ों में प्रेशर हुँ, होता था लेकिन उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि भई आपको बेबी करना है। उनका ये था कि भई पहले खुद सैटिस्फाई हो जाए कि भई हाँ, मैंने अब कर लिया, अब हमारी नेक्स्ट जर्नी फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया और 2017 से पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ओलंपिक क्या है, गेम्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें क्या होती हुँ, हैं। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें मतलब एक मेरे अंदर लेके आए वो चीज़ें कि ये चीज़ें ये होती हैं, बताया उन्होंने, हर टाइम मुझे मोटिवेट करते रहे। एक तरीके से बोलते हैं ना भरते रहे मुझे हर टाइम, ये करना है। हमारे घर में हमारी तो बातें होती ही नहीं थी, दोनों की। हमें लगता नहीं था कि हम शादीशुदा हैं, हमारे घर में भी हमारे वही रेसलिंग हुँ। को लेके ही झगड़े रहते थे। आज तूने ये नहीं किया, आज तूने ये नहीं किया, आज तेरी ये कमी है। तो वो एक मोटिवेशन था, सम टाइम ऐसा भी लगता था कि यार गलत तो नहीं पंगा ले लिया, छोड़ ना। मतलब एक फेस ऐसा भी आता है जब ज़्यादा सिर्फ़ हुँ, रेसलिंग को लेके हमारा झगड़ा होता था, तो ऐसा होता था कि छोड़ ना, कोई बात नहीं। फिर वही है, कुछ टाइम बाद थोड़ा-सा दोनों कूल डाउन होते थे, तो फिर मैं सोचती थी कि मेरे को ऊपर देखने के लिए ही कर रहे हैं कि भई मैं सबसे ऊपर दिखूँ, हुँ, नंबर 1 रहूँ मैं, तो इसीलिए वो कर रहे हैं। तो वो चीज़ें बहुत सपोर्ट किया और जब से ये मेरा फ़ेज़ चालू हुआ है कि भई बेबी के लिए, तो वो हमेशा मेरे पास ही रहते हैं। अभी मेरा 7th मंथ रनिंग है, तो हमेशा मेरे पास ही रहते हैं और मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। और फैमिली की तरफ से यही मेरे पास रहते हैं, एक मदर का भी, एक फादर का भी, सारा रोल यही प्ले कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। और जब फाइट के बीच में अगर कोई मतलब रेसलिंग किया तो जीतता कौन है? आप या फिर राहुल सर? मैं ही जीतती हूँ। आप हमेशा भी औरत ही जीतते हो। जीतती है। हुँ, ये आई थिंक जो शादी करने वाले ये एक इम्पोर्टेंट लेसन है ना कि तो ऑलवेज़ वो औरत भूल जाए जीतती कि है हम हर जीतेंगे, चीज़ तो में। हम ही जीतेंगे। नाइस देखो मैडम। ऐसा ऐसा कुछ और नहीं, एक मज़ाक की बात है, जहाँ पे उनका ओहदा बड़ा है, तो वहाँ पे उनका ओहदा है, जहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट की बात है, तो वो मेरी है। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि वो मुझे हराए या मैं उनको हराऊँ, वो एक मज़ाक की बात है, वो चलती रहेगी। लेकिन जो उनका है, उनकी रिस्पेक्ट यस। उनकी उनके लिए है। जी। बिल्कुल। और म्यूचुअली आप लोग ग्रो कर रहे हो, म्यूचुअली आप लोग ग्रो करके एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। अभी जूनियर सरिता इज़ आल्सो ऑन द वे, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट एज़ जी, वेल मैम। थैंक यू। अ, जी, मैम एक सवाल मेरा है 2021 में जब आप ओस्लो में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी वर्ल्ड जी। रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो फिर रिसेप्शन कैसा था? मतलब इंडियन से कैसा प्यार मिला जब आप वापस आए फ्लाइट से, दिल्ली वापस आए ओस्लो से, तो तब रिसेप्शन कैसा था? फिर मतलब कैन यू जस्ट डिस्क्राइब दैट? जी। देखो, सबसे पहले तो यही है कि भई हस्बैंड को सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी कि क्योंकि मुझे उनका भी एक सपना था कि वो मुझे उस प्लेटफ़ॉर्म पे देखना चाहते हैं और उस टाइम पे मेरी हुँ, जो सेमीफ़ाइनल कुश्ती थी वो बहुत ही मेरी क्लोज़ बाउट थी कि ये था कि पता नहीं ये हुँ, जीतेगी या ये जीतेगी। तो एक वो भी था कि हुँ, अभी मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूँ, मेरे हस्बैंड का सपना कि भई सरिता वर्ल्ड हुँ, चैंपियन बने। लेकिन कहीं न कहीं वही है थोड़ी ना थोड़ी बहुत मेरी भी मिस्टेक रही है, तो चलो हमें ब्रॉन्ज़ ही मिला। तो वहाँ पे हुँ, एक बहुत ही खुशी थी, सबसे ज़्यादा खुशी तो इनको ही थी क्योंकि ये भी इनके भी मेरे सपनों के साथ सपने जुड़े हुए थे, हुँ, राहुल जी के, कि ये सोचते थे हमेशा उस हुँ, चीज़ को लेके हमेशा जब भी मैं किसी कॉम्पिटिशन में जाती थी, तो ये मुझे हमेशा पोडियम पे देखते थे कि सरिता यहाँ पे ये कर देगी, तो ये हो जाएगा, ये कर दे मतलब हर टाइम उनके दिमाग में वही चीज़ें सीन होती थी। आई तो मुझे पूरे परिवार के साथ मुझे मेरे वेलकम के लिए मुझे एयरपोर्ट पे ही मिले और वहाँ पे भी बहुत प्यार मिला सभी का मुझे। 2-3 दिन आफ्टर क्योंकि सबसे लास्ट में मेरी बाउट थी और हुँ। बहुत प्यार मिला सभी का मुझे, मैसेजेस आते रहे, बात होती रही। परिवार को तो खुशी थी, लेकिन जो और भी थे बोलते हैं देश वाले, तो सभी से बहुत प्यार मिला और बहुत ही सम्मान मिला मुझे वहाँ पे। एब्सोल्युटली। एंड याद है मुझे 2021 में एकदम न्यूज़ में आप हेडलाइंस बनाए थे। देश को अपने बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करवाया था।
बट सरिता जी 10 साल बाद अगर मैं एक टाइम मशीन लेके 10 साल आगे कर लूँ 2035 2036 वो टाइम पे आप खुद को कैसे प्रोजेक्ट करते हो मतलब वेयर डू थिंक 10 साल बाद सरिता मोर विल बी? मतलब आप क्या मेरे से पूछना चाह रहे हो कि भी इन रेसलिंग में या फिर स्पोर्ट्स के करियर में या फिर स्पोर्ट्स के करियर में इन आप मेरे से जनरल जी, इन जनरल सरिता जी लाइफ में आप कौन से पोजीशन पे आपको देखना चाहते हो मतलब माइंडसेट वाइज आप रेसलिंग से जुड़े रहना चाहते हो, आप कुछ और करना चाहते हो बट माइंडसेट शिफ्ट बिकॉज आई एम श्योर जब जी, जी, जी। 10 साल पहले थोड़ा सा ड्रीम्स होंगे सो अभी 10 ईयर डाउन द लाइन कोई ड्रीम आपका है? जी, जी। तो देखो मेरा अभी तो खुद का ये है कि भई जैसे ही बेबी हो जाता है, उसके जैसे ही मैं ठीक होती हूँ, तो देन मैं उसके बाद में वापस से रेसलिंग स्टार्ट करूँगी और हम्म, 28 एलए हमारा ओलंपिक हमारा टारगेट है, तो वो लेके हम हम्म, चलेंगे। तो वो लेके हम चल ही रहे हैं, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करूँगी 28 तक एंड उसके बाद मेरा ये है कि मैं स्पोर्ट्स से ही जुड़ी रहूँ, कि मेरा मन हम्म, है कि मैंने इतने साल अगर स्पोर्ट्स को दिए हैं मैंने 2007 में मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी और अभी 2024 में मैंने 25 में ही लगा लो मैंने ब्रेक किया है। उसके बाद फिर देन मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। तो इतने साल अगर मैंने अपने फील्ड में दिए हैं तो मेरा सपना यही है कि मैं अपने रेसलिंग में ही स्पोर्ट्स में ही मैं काम करूँ। जी और ये सरिता है जी हम कि देखिए हम जी। और अभी लास्ट 6 मंथ से भी मैं स्पोर्ट्स हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हूँ। एज़ ए स्पोर्ट्स ऑफिसर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। यहाँ पे अभी 16 से 17 गेमों का डिप्लोमा अभी स्टार्ट होने वाला है। और जब से मैं आई हूँ उसमें भी यहाँ पे 10 से 12 गेमों का डिप्लोमा हो रहा था तब मैं आई और अभी भी डिप्लोमा तो मेरा यही है कि भई मैं जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स में काम करूँ। राइट एंड अगर हम इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात करें सरिता जी ओलंपिक में हम लोग का ठीक ठाक परफॉर्मेंस था बट अभी एलए ओलंपिक्स आ रहा है फिर इंडियन स्पोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हो मतलब व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन इंडियन स्पोर्ट कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं और कहाँ पे आपको लग रहा है कि लास्ट 10 इयर्स में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? देखो रेसलिंग तो पिछले 2012 से रेसलिंग की मैंने ऑल ओवर बात करती हूँ तो काफी अच्छा कर रहा है क्योंकि काफी मिनिस्ट्री की तरफ से हो साई की तरफ से हो टॉप्स की तरफ से हो या फिर जिस जिस चीज से जिस जिस कंपनियों से एथलीट स्पॉन्सर है उनकी तरफ से काफी अ, हमें मतलब स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत ही मोटिवेशन भी मिल रहा है और हर तरीके से जो भी हमारी जरूरतें हैं चाहे वो गेम से रिलेटेड है या फिर कैसे भी है तो वो सोचते हैं कि किसी भी तरह करके हम इनको दूर करें ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस पे उसका कोई असर ना हो और चाहे वो आउट ऑफ कंट्री एक्सपोजर हो तो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं वो कि भी कैसे हम इंडिया को ऊपर लेके आ सकते हैं तो अभी काफी अच्छा कर रहे हैं तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम अगर साइड करें और अच्छा सोच के चले तो हम और अच्छा कर सकते हैं। वापस से एक इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिविटी पॉजिटिव एनर्जी जो आप एक लेयर ऑफ पॉजिटिविटी खुद को सराउंड करते हो वही आपके स्टेटमेंट में यहाँ पे है कि जो जो छोटे छोटे चीज है उसको अगर हम साइड पर रख के आगे चले तो एज ए नेशन हम स्पोर्ट्स फील्ड में काफी डोमिनेट करेंगे नॉट ओनली रेसलिंग बट डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी यस। डोमिनेट तो करेंगे। अगर देखो मैं रेसलिंग की तो मैं थोड़ा सा रेसलिंग पे ज्यादा बता सकती हूँ क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो फास्ट बहुत हो गई है वो हर चीज को चाहती है हम्म, कि फास्ट 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 तो फास्ट हम्म, हमेशा अगर हम पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी पे जाएंगे या बीच की पे जाएंगे हम एक बार तो चढ़ जाएंगे लेकिन वापस से ये है कि भाई हम नीचे भी गिर सकते हैं तो हमेशा हम्म, अगर हम सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऊपर जाएँगे तो वो बेस्ट है। और देखो मेहनत का तो मैं एक चीज़ मानती हूँ कि मेहनत का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर हम कोई सप्लीमेंट लेकर के या फिर हम सोचे कि हम कम प्रैक्टिस करके हम जल्दी अंडर 15, अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 में अगर हम चैंपियन बन गए, तो वो एक ठीक है आप एक टाइम के लिए तो चैंपियन बन गए हो लेकिन हम्म, अगर आपका जो करियर है जो आप ओलंपिक का टारगेट लेके चल रहे हैं हम
स्पॉन्सरशिप आई हुई है, काफ़ी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो टारगेट कहीं न कहीं फिर बीच में भटक जाता है। तो मेरा सभी बिल्कुल। स्पोर्ट्स पर्सन से यही है कि वो शॉर्टकट ना ढूँढें। वो सिर्फ़ एक ही हुँ, चीज़ पे देखो, एक ही मूल मंत्र है, सिर्फ़ मेहनत। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो वो बस मेहनत करते रहें, फल की भी इच्छा ना करें, फल की भी चिंता ना करें, भगवान अपने आप मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ अपने आप पे की है कि भई अगर हम जब फल की चिंता करने लगते हैं, तो हमारा जो ठीक दिशा में जो चीज़ें जा रही है, वो भी गलत हो जाती है। तो बस जी। मेहनत करते रहें और कोई शॉर्टकट रास्ता ना ढूँढें। बिल्कुल एंड अगर आप कोई शॉर्टकट नहीं ढूँढोगे, आप मेहनत से, लगन से काम करोगे, तो सरिता जी जैसे बनोगे एक दिन। हूएवर इज़ वाचिंग प्लीज़ नोट इट डाउन। और सब व्यूअर्स के साथ, हमारे सारे दर्शक के साथ मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि सरिता जी एक अर्जुना अवार्ड विनर हैं। तो सरिता जी, मेरा अगला प्रश्न होगा कि जब आपको फर्स्ट टाइम कॉल मिला कि आप अर्जुना अवार्ड जीतोगे, यू नो वो इमोशन थोड़ा बताइए। आपका स्माइल से समझ आ गया कि ओके दैट्स एन इमोशन यू होल्ड वेरी डियरली टू, बट उसके बारे में बताइए कैसा लगा वो फीलिंग? देखो, अर्जुन अवार्ड एक खिलाड़ी का एक सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, और वो हर कोई एथलीट चाहता है कि भई मुझे वो मिले। हुँ, तो 2021 में जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप से आई, और जब उस टाइम पे अर्जुन अवार्ड का चला हुआ था, तो ये था कि मुझे भी मिलेगा इस साल, मुझे मिलेगा, रेसलिंग में मैं दावेदार हूँ। तो उस साल मुझे नहीं मिला। तो वो एक हुँ, कितना वो एक चीज़ें वो एक अंदर से चुभती है ना कि भई हम उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग थे और नहीं मिला। तो अंदर बस ये थी एक चीज़ कि मुझे तो ये तो लेके ही रहना है। तो एक अंदर ये चीज़ आई कि भई मैं उस चीज़ के लिए एलिजिबल होते हुए मुझे नहीं मिला, तो ये तो मुझे लेना ही लेना है हर हालत में। हुँ, तो फिर भगवान ने की कृपा से और नेक्स्ट ईयर फिर मुझे 2022 में वो मिला। और वो एक खुशी जो होती है, मतलब अ, देखो, वर्ल्ड में भी मेडल आया है, एशिया में भी मेडल आया है, लेकिन उसकी जो एक खुशी थी कि भई अब नाम के पीछे ये लगेगा कि सरिता मोर अर्जुन अवॉर्डी। तो एक बहुत ही उस चीज़ की खुशी थी, उस दिन तो हमें नींद भी नहीं आई। मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि राहुल जी जी, का भी बहुत एक ये सपना था कि भई सरिता को अर्जुन अवार्ड मिल जाए। देखो, हर कोई हस्बैंड तो चाहता ही है कि भई मेरी बीवी ग्रो करे, लेकिन मेरे हस्बैंड जितने भी मैंने देखे हैं, तो उनको हमेशा ये होता है कि भई मेरे से ज़्यादा ग्रो करे। जी, तो उनका बिल्कुल। तो जी। और उसके बाद भी हमेशा यही बोलते थे कि हमें यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, हमें हुँ, और भी, ये तो चलो, ये तो हमें मिल गया, वो चीज़ तो हमारे पास है अब, उसके लिए तो हमें सोचना ही नहीं, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट। तो फिर जी। हम उसी टारगेट को लेकर के अब चले हुए हैं कि भाई 2028 एलए ओलंपिक। 2028 एलए ओलंपिक। बट सरिता जी, आपने ये जो डिसअपॉइंटमेंट को मैनिफेस्ट करके सक्सेस बनाया है। एक साल आप सोच रहे थे आप डिजर्विंग हो, बट भगवान ने थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट किया। फिर नेक्स्ट ईयर आप जीत गए। तो हम सबके लाइफ में जो रेसलर्स नहीं है, जो नॉन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में भी होते हैं, मतलब हम टाइमिंग के ऊपर काफी शक करते हैं, गॉड के टाइमिंग के ऊपर। तो आपके जी, जी। ये स्टोरी से एक चीज कंप्लीटली समझ आ रहा है कि अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास करो, अगर आप वक़्त के ऊपर थोड़ा-सा भरोसा रखो, तो अच्छी चीज़ें 100% फ़ॉलो करेगी। तो ये चीज़ आप क्या मैसेज देने वाले हो, देना चाहते हो उन लोगों को जो अभी शायद कोई सेटबैक से गुज़र रहे हैं, अभी शायद थोड़ा डिसअपॉइंटेड है लाइफ़ में कुछ, बट श्योरली कुछ साल बाद, श्योरली जब समय थोड़ा-सा चेंज होगा, सक्सेस आ जाएगा। उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, और इस सवाल का जो आपने उसमें उसमें से भी आपने आंसर दिया है कि भई जो मुझे 2021 में मिला था, वो मुझे 2022 में 1 साल बाद मिला। लेकिन सम टाइम भगवान भी हमें देखते हैं कि भई इनके अंदर भी कितना पेशेंस लेवल, सम टाइम हम 99.9% पे जाके तो हम कर लेते हैं। जो 1% एक जो माइक्रो होता है, उसमें जाकर के हम अपने पेशेंस को खो देते हैं। तो मेरा यही है सभी हुँ, से कि भई वो ना खोए, वही एक सबसे अहम हुँ, होता है। क्योंकि भगवान भी हमें टेस्ट कर रहे होते हैं कि इसके अंदर कितना पेशेंस लेवल है, और ये कितना और कर सकता है, कितना और सहन कर सकता है। तो बिल्कुल। वही एक चीज है कि भाई उसको बिल्कुल बना के रखें, वही फल की चिंता ना करें। जरूर अगर हमने अपना 100% दिया है अपनी तरफ से, और हम कर रहे हैं, और उसके लिए हम डिजर्विंग है, तो भगवान, मैं बोलती, कोई तो बोलता 100%, मैं बोलती 200%। ये जरूरी नहीं है कि आपको उसी फील्ड में दे दे, भगवान हुँ, समटाइम घुमा के हमें दूसरी फील्ड में भी देता है, जिसको हमें पता ही नहीं हुँ। चलता है।
तो बस भगवान पे बिल्कुल। भरोसा रखे और अपने कर्मों पे भरोसा रखे और अपनी मेहनत पे भरोसा रखे, सक्सेस ज़रूर मिलती। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली आपने सम अप यहाँ पे किया है। आई एम श्योर जो भी कुछ लाइफ में प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर ये पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट सुने तो उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सरिता जी, फाइनल कुछ सवाल आपसे करेंगे। मेरा एक सवाल जो है आपसे, सरिता जी, अगर कोई छोटी सी लड़की आए सोनीपत गांव से या फिर भारतवर्ष के कोई भी गांव से आके आपसे पूछे, सरिता मैम आपके जैसे कैसे बने, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने आके आपको पूछा होगा कि नेक्स्ट सरिता मोर कैसे बने, तो उनके लिए जी, जी। आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे? तो उनको मैं हमेशा यही बोलती हूँ, सरिता मोर पे ही नहीं रुकना है, आपको सरिता मोर से भी अच्छा बनना है। तो उसके लिए वही है, आपको आप भगवान आपकी सारी चीज़ें काउंट करते हैं। भगवान क्या, हर हुँ, कोई सारी चीज़ें काउंट होती हैं, उसमें आपका सबसे मेन जो है आपका डिसिप्लिन, कि आप हुँ, कितनी आपके अंदर पंक्चुअलिटी है, टाइम की कितनी पंक्चुअलिटी है, आप वर्क को कितने अच्छे से कर रहे हो। दूसरा आपका डेडिकेशन कितना है, कितनी लगन से आप उस काम को कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि कितना आप उस चीज़ को सीख रहे हो, कितनी आपके अंदर लगन है, कितना डेडिकेशन है, कितना आप अपने ऊपर, अपनी जीभ के ऊपर आप कंट्रोल कर रहे हो, आपकी डाइट कैसी है, आपका रेस्ट कैसा है। तो जब जा कर के अगर वो कोई भी चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा होकर के वो सारी चीज़ें फिर बोलते हैं ना, एक बम फटता है फिर। तो वो सारी चीज़ें मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आप डिसिप्लिन में रहोगे, तो आधी चीज़ें अपने आप सुधर जाती हैं। बिल्कुल। और तो कुछ लोग में एक प्रॉब्लम होता है सरिता जी कि 2 दिन मोटिवेटेड रहेंगे वो, 2-3 दिन मतलब कोई पॉडकास्ट, आजकल के ज़माने में हर कोई पॉडकास्ट सुनता है, वॉक के टाइम पे, गाड़ी चलाते-चलाते पॉडकास्ट सुनता है। यू नो ज एक काफ़ी बेसिक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, अगर मैं खुद सोच रहा हूँ कि इतना दिन से जिम जाऊँ, मैं 2 दिन वीडियो देखूँगा, मैं 2 दिन जिम जाऊँगा, वो थर्ड डे कोई काम आएगा बंद कर दूँगा। तो ये जी। मोटिवेशन को डिसिप्लिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? जी। तो वही चीज़ है कि आपके अंदर आपने कितना अपने आप से संकल्प किया है कि भई हाँ, कुछ भी हो ठीक है, मेरा काम एक साइड है, मुझे उसके बाद चाहे मुझे 10 मिनट जाके मुझे वही है कि भगवान भी आपकी कंटिन्यूटी देखते हैं कि आप वहाँ पे हाज़िरी कितनी लगा रहे हो। अपने काम के लिए कितना जा कर के आप डेडिकेट हो, कि आपकी हाज़िरी वहाँ पे लगी है कि नहीं लगी है। जी, सरिता जी, कुछ और सवाल आपसे पूछेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, मदरहुड। अभी आप 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, द जूनियर सरिता मोर इज़ ऑन द वे। बट रोड टू रिकवरी के बारे में थोड़ा-सा बताइए सरिता जी, लाइक कैसे आप नेक्स्ट 6 टू 7 मंथ्स आपने प्लान किया है टू कम बैक इंटू फिटनेस? बिकॉज़ अभी आपका फूड हैबिट्स थोड़ा-सा टेलर मेड टुवर्ड्स मदरहुड है, बट एक एथलीट के ट्रेनर्स रिजीम में वापस आने के लिए आप क्या प्लान किए हो? जी। देखो, सबसे पहले तो वही है, एक मेन जो चीज़ है वो एक माइंडसेट है, कि भई मेरा माइंडसेट कितना है उस चीज़ को लेकर के। तो मेरा अब पूरा माइंडसेट है, और क्योंकि बेबी बेबी को भी साथ में कैरी करना है और फिर अपना खुद का भी करना है। क्योंकि उस टाइम पे बेबी भी फीडिंग कर रहा होगा और काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो काफ़ी स्लीप भी अच्छे से नहीं होगी, काफ़ी चीज़ें ऐसी होगी, लेकिन हुँ, मैंने अपना माइंड पूरा प्रिपेयर कर रखा है कि भई अगर मुझे करना है तो मुझे करना है वो चीज़। चाहे मेरी जी, नींद पूरी हो या नहीं हो, कैसे करके भी मुझे, चाहे मैं दिन में अपनी नींद को पूरा करूँ, तो वो चीज़ें मैंने सेट कर रखी है। दूसरा, मदरहुड के बाद वही है, बॉडी में काफ़ी चेंजेज़ आते हैं, तो ये है सबसे पहले कि मैं 3 मंथ्स मैं अपनी बॉडी पे वर्क करूँगी सबसे पहले। 3 महीने मैं बिल्कुल भी मैट पे नहीं आऊँगी। बेबी के बाद 2 महीने बाद मैं बिल्कुल फुल रेस्ट करके फिर 3 महीने बाद मैं अपनी बॉडी पे काम करूँगी, जिसमें मेरे साथ फिज़ियो भी होंगे, मेरे साथ ट्रेनर भी होंगे, न्यूट्रिशन भी चलेगा मेरा। तो उनकी मदद से मैं कैसे ग्रो अप कर सकती हूँ और वो मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो वो चीज़ें रहेंगी। और 3 मंथ पूरा फ़ोकस ऑन फिज़िकल फिटनेस। राइट, फिर उसके एब्सोल्युटली। बाद मैं फिर धीरे-धीरे मैट पे ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगी, जिससे क्योंकि देखो, बेबी के बाद काफ़ी चीज़ें होती हैं, इंजरीज़ भी होती हैं, और उन चीज़ों से भी बचना है और सारी चीज़ें मेंटेन भी रखनी है, टारगेट भी फिक्स कर रखा है, वो भी अचीव करना है। तो सारी चीज़ें एक प्लान्ड है कि भई उसके बाद मैं मैट स्टार्ट करूँगी, कितना कितनी उसमें मुझे मैट को करना है, क्योंकि बॉडी एकदम से इतना लोड नहीं ले पाएगी। तो धीरे-धीरे, धीरे करके फिर हमें सीढ़ी, एक-एक सीढ़ी चढ़ के हम जाएँगे। एब्सोल्युटली। एंड सरिता जी, आप एक बीकन ऑफ इंस्पिरेशन हो सारे मदर्स के लिए भी, इवन सारे एथलीट्स के लिए जो प्लान करे वेदर टू हैव अ बेबी और नॉट। यू आर अ लिविंग टेस्टामेंट
कि आप सिर्फ मदरहुड पे फोकस नहीं कर रहे हो या फिर आप सिर्फ स्पोर्ट्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप एक यूनिक ब्लेंड लाए हो दोनों के बीच पे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन द कमिंग टाइम्स। वी रियली होपफुल कि आप कमिंग ईयर्स में नॉट ओनली देश को प्राउड करो, आप खुद को भी हैप्पी रखो, बिकॉज हम जानते हैं आपने काफी स्ट्रेस किया है कि पॉजिटिव एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है, खुद को खुशी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया और एक एथलीट हु रिप्रेजेंटिंग इंडिया, दोनों के लाइफ में काफी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आपने अभी आपके जर्नी के बारे में हम लोग जाने हैं, एंड स्ट्रगल्स जो है आपने काफी कुछ चीजें सैक्रिफाइसेस की है। वो चीज मैंने वो अंदर से क्राई जो होता है ना, जब आप बोल रहे थे कि स्ट्रीट फूड आपने खाना छोड़ दिया, आई कुड फील कि आप अंदर से थोड़ा सा क्रेविंग है, बट क्रेविंग को एकदम आप साइड रख के सिर्फ डिसिप्लिन पे फोकस कर रहे हो। ये सिंप्लिसिटी आई थिंक एक प्यार का निशानी भी है कि नो मैटर व्हाट आपके पीछे रहते हैं, ऑलवेज नो मैटर व्हाट आपको सपोर्ट करते हैं। एंड ये चीज बहुत अच्छा लगा, बिकॉज फैमिली का सपोर्ट लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप स्पोर्ट खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, अगर फैमिली का साथ हो, अगर मम्मी पापा का आशीर्वाद हो आपके साथ, तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। एंड आपकी जो लाइफ स्टोरी है वो एक लिविंग टेस्टिमेंट है कि मम्मी पापा का प्यार, घर वालों का प्यार, पति का प्यार, सब मिला के वो सारी दुआएं मिला के आप जाके जी। थैंक यू सरिता जी। एंड आई एम थैंक श्योर यू सो कि मच। जो लोग भी ये एपिसोड देख रहे हैं उन लोगों को काफी कुछ मोटिवेशन यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज अभी सचिन भैया जो है वो ब्लू स्पोर्ट से काफी नॉन ट्रेडिशनल स्पोर्ट और डिफरेंट एंगल से हम लोग स्टोरीज तैयार करने के लिए सोच रहे थे। सो आपका ये कॉन्वर्सेशन आई एम श्योर बहुत लोग तक पहुंचेगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम डिफरेंट लोगों तक पहुंचाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस एज वेल थैंक ऑन यू सो मच। जूनियर सरिता जी। Thank you. थैंक यू सो मच।